हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट आपका है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चाहे आप फ्रेंड्स किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कंप्लीट नॉलेज के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका है पादप पल्लवक, बी आपका है मछलियाँ, सी आपका है प्राणी पल्लवक एंड डी आपका है मेढक। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषक स्तरों पर पाए जाते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मछलियाँ जो हैं वो तालाब परितंत्र में से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषक स्तरों में पाए जाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा मछलियाँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका है 23.54%, बी ऑप्शन है 21.23%, सी आपका ऑप्शन है 33% एंड डी ऑप्शन है 22.16 यानी कि 22.16%। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा था कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र पर जो है 23.54% भाग में वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपके लिए इसका आंसर भी सभी क्वेश्चन का सबमिट कर रखा है, तो आप इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है। ए ऑप्शन हमारा स्वीडन है, बी आपका न्यूजीलैंड है, सी हमारा फिनलैंड है एंड डी आपका कनाडा है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है कि विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो स्वीडन है हमारा वो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि कार्बन मुक्त देश है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर भी आप क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से आप मैच कर लेंगे सभी क्वेश्चंस का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि GSLV शब्द का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि GSLV है जो हमारा है इसका पूर्ण नाम क्या है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, बी आपका है ग्लोबल सैटेलाइट लिंक व्हीकल है, सी आपका है जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल है, नेक्स्ट आपका है ऑप्शन यहाँ पर दिया है डी ऑप्शन उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या, यानी कि GSLV का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया। तो इसका फ्रेंड्स जो है क्या
ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा जो है GSLV का पूरा नाम होता है। तो ए ऑप्शन इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है, यानी कि जो हमारा टेलीविज़न का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो किस प्रकार की वेव्स को उपयोग करता है। ए हमारा अवरक्त तरंगों का, बी हमारा एक्स किरणों का, सी हमारा ऑप्शन दिया है गामा किरणों का, एंड डी आपका दिया है दृश्य किरणों का। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। तो ये आपका एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा टेलीविज़न होता है वो अवरक्त तरंगों का प्रयोग करता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ से आप इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका जल संरक्षण पर, बी हमारा ग्रीन इंडिया प्लान पर, सी आपका सतत विकास पर, एंड डी हमारा सौर ऊर्जा उत्पादन पर। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में जो आपका उत्पादक पर सर्वाधिक बल दिया गया है वो आपका है सौर ऊर्जा का उत्पादन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित कौन करता है। ए ऑप्शन है निगमन पादप, सीड, शाक, पालवी पादप, झाड़ी वृक्ष। बी ऑप्शन है प्लावी पादप, निगमन पादप, रीड, शाक, झाड़ी वृक्ष। सी ऑप्शन है झाड़ी वृक्ष, निमगन पादप, प्लावी पादप, रीड और शाक, एंड डी ऑप्शन आपका दिया है निमगन पादप, प्लावी पादप, रीड, शाक, झाड़ी या वृक्ष। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन आपका था कि 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रम का कौन सा क्रम इन चारों ऑप्शनों में से सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर गहरे तालाब में जो अनुक्रमण का सही क्रम है वो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन में दिखाया गया है, यानी कि निमगन पादप, उसके बाद होता है प्लावी पादप, फिर रीड, फिर शाक, फिर झाड़ी, फिर वृक्ष। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आप आंसर भी साथ साथ क्या करेंगे, मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन आपका है एक परितंत्र में क्या होता है। ए ऑप्शन आपका है प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। बी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक हो क्योंकि वे शक्तिशाली होते हैं। सी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या प्राथमिक उत्पादों से अधिक होती है, एंड डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक उपभोगी कम से कम प्राथमिक उत्पादों पर आश्रित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर
ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक परितंत्र में क्या होता है, वहाँ पर प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम के आजीविक घटक में क्या होता है। तो ए ऑप्शन आपका है ऊर्जा का प्रवाह होता है, बी ऑप्शन है पदार्थों का चक्रण होता है, सी आपका है उपभोक्ता एंड डी आपका है ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्रण। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका था कि इकोसिस्टम के आजीविक घटक में क्या होता है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इकोसिस्टम के आजीविक घटक में पदार्थों का चक्रण होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि चने के पौधे यानी कि साइसर इरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है। ए आपका प्राथमिक उत्पादन, बी आपका सकल उत्पादन, सी आपका द्वितीयक उत्पादन एंड डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है। तो वो आपकी प्राथमिक उत्पादन कहलाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, सॉरी, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में जो है हमारी सकल ऊर्जा कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर सही होगा। यहाँ से आप इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चक्र इकोसिस्टम में अब घटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है। तो ए ऑप्शन है जीवाणु और कवक को सम्मिलित किया गया है, बी ऑप्शन है केवल जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया है, सी उपरोक्त में से दोनों को सम्मिलित किया गया है एंड डी है उपरोक्त दोनों एवं बड़े जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो चक्र इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इकोसिस्टम के अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और कवक को सम्मिलित किया गया, बी आपका है केवल सूक्ष्म जीव को सम्मिलित किया गया एंड सी है उपरोक्त में से दोनों को, यानी कि जीवाणु और कवक को और केवल सूक्ष्म जीवों को, इन दोनों को प्रयोग किया गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भोजन श्रृंखला का सही क्रम है कौन सा है। ए ऑप्शन गिरी पत्तियां, जीवाणु, कीट, लार्वी, पक्षी, बी आपका है फाइटोप्लैंक्टन, बी ऑप्शन है जो प्लेक्टॉन एंड डी सॉरी, यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बी ऑप्शन आपका दिया था फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लेक्टॉन और मछली, सी ऑप्शन था घास, लोमड़ी, खरगोश एंड डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है वो है आपका घास, गिरगिट, कीट, पक्षी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लेक्टॉन और मछली। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषक स्तर पर कम हो जाता है, यह कौन सा नियम है। तो यहाँ पर कौन सा नियम होता है, किस नियम के कारण हमारा क्या होता है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह जो है नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर
कम होता है। तो ए हमारा है ऊर्जा गतिकी के नियम, प्रथम नियम के द्वारा। बी आपका है ऊर्जा गतिकी के दूसरे नियम के द्वारा। सी ऑप्शन है उपर्युक्त में से दोनों एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऊर्जा का जो दूसरा नियम होता है, एनर्जी का जो सेकंड रूल होता है, वो आपके इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे या ऊपर करने पर पोषक स्तर कम होता है। तो वहाँ पर क्या है कि ऊर्जा गतिकी का वो आपका दूसरा नियम होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निपेंथिस क्या होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है उपभोक्ता, सी हमारा प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपेथिक्स जो है नेपेथिस जो है वो आपके प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आप आंसर भी साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या करिए, मैच करते जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रैफिक स्तर क्या होगा। ए हमारा प्राथमिक यानी प्रथम, द्वि आपका, बी ऑप्शन द्वितीयक, सी ऑप्शन तृतीयक एंड डी ऑप्शन आपका चतुर्थ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रैफिक स्तर क्या होता है। तो ये वहाँ पर आपका ट्रैफिक स्तर प्रथम होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे। ए आपका है प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, दो आपका है प्राथमिक अपघटक कहेंगे, सी आपका है अंतिम घटक कहेंगे एंड डी आपका है भोजन पिरामिड का शीर्ष कहेंगे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन था जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर क्या खाएगा। मोर क्या कहलाया जाएगा या मोर को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको हम भोजन पिरामिड का शीर्ष बोलेंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधे का ही सही अनुक्रम क्या होता है। तो ये हमारा है बलूत, लैटाना, स्पर्श, पिस्टिया, हाइड्रिया, वालवॉक्स, भी आपका वालवॉक्स, हाइड्रिलिया, हाइड्रिला, प्रिस्टिया, सर्पर्स, लैटाना और बलूत। सी ऑप्शन आपका दिया है प्रिस्टिया, वालवॉक्स, सर्पर्स, हाइड्रिया, बलूत, लैटाना एंड डी ऑप्शन है बलूत, लैटाना, वालवॉक्स, हाइड्रिया, प्रिस्टिया और इस सर्पर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रिस्टिया, वालवॉक्स, सर्पर्स, हाइड्रिया जो है वो का है वो आपका बलूत लौटाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है कि विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है। तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच करता है, बी आपका है यूनाइटेड नेशन का मानवाधिकार परिषद करता है, सी ऑप्शन है यूएन वुमेन एंड डी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो क्वेश्चन आपका था कि विश्व के देशों के लिए
सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणी में कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर यानी कि जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो हमारा विश्व आर्थिक मंच यहाँ पर प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन था आपका पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया? तो ए ऑप्शन आपका है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के द्वारा। बी ऑप्शन है माल के औद्योगिक उपदर्शन या इसी को कहते हैं रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम या जियोग्राफिकल इंडेक्सन। तो यहाँ पर चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं। आपका सी ऑप्शन है पर्यावरण अधिनियम 1986 एंड डी ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो एक बार क्वेश्चन आपका फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पर्यावरण अधिनियम 1986 ये आपका गठन किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन है किसके अधीन किया गया था? तो ये आपका किया गया था पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो एक ऑप्शन आपका है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय होता है। बी ऑप्शन है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होते हैं। सी आपका जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी ऑप्शन है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो यहाँ पर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो किसे कहते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही यह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो है इकोसिस्टम। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन होता है? ए हमारा उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में, बी हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल में, सी आपका दक्षिणी सौराष्ट्र में, एंड डी आपका का अंडमान और निकोबार। तो इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना
और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर कर उन्हें भी क्लास में ले आइएगा। और अगला क्वेश्चन अब आपका देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि 22 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदा पर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन होता है। तो वो आपका होता है डी ऑप्शन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के सवर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये आपका महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। बी ऑप्शन है कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। सी आपका हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर और सारस क्रेन। डी ऑप्शन है सिंह पुच्ची, मेकांक, नील गाय और हनुमान लंगर। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा जो है वो क्या है, एक समूह संकटग्रस्त जातियों के स्वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो 23 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। तो ए ऑप्शन आपका है जैव डिंबनाशी का उत्पादन। बी ऑप्शन आपका है कि जैव नवीनीकरण, प्लास्टिक का निर्माण। एंड सी ऑप्शन आपका जंतुओं का जननीय क्लोनिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि ऑप्शन नंबर सी में टिक तो पहले से लग गया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो है सी वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। ये हमारा है जीनोम संपादन यानी कि जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी होती है। बी हमारा है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं का पूर्ण श्रृंखला। सी ऑप्शन है जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन। एंड डी ऑप्शन है कोशिकाओं में होने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि होती है। तो 25 का जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ट्रांसक्रिप्टोन किसके द्वारा निर्दिष्ट करता है। तो ये आपका 25 का आपका जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA जीवाणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो सेशन के अभी एंड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्या करोगे, आप ज़रूर करोगे। साथ ही एक बेल का आइकन बना होगा, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लेना लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट हमसे रेगुलर पाने के लिए। थैंक यू आप सभी का फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए और वीडियो के इन तक बने रहने के लिए। तो फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर कर बताएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।